गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टक्सास, जहाँ पे हम आपको हर तरीके के फाइनेंशियल टैक्सेशन, लीगल, सेक्रेटेरियल, जीएसटी और भी अपडेट देते रहते हैं। और 500 से ज़्यादा वीडियोस हमारे चैनल पे हैं जो कि आपके पर्सनल और कॉर्पोरेट फाइनेंसेस एंड टैक्सेशन में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे ही, आज नहीं तो कल। तो जल्दी से जाके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट 143(1) की जो इंटीमेशन आती है इनकम टैक्स रिटर्न के बाद। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी और काम हो गया ख़त्म। नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न है आपका एक इन्फॉर्मेशन जो आप इनकम टैक्स को दे रहे हो कि आपके साल भर की इनकम आपके अकॉर्डिंगली ये है। एंड जो भी चीज़ें आप डालते हो वो आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हैं, ठीक है। जब भी हम इनकम टैक्स पे करते हैं तो वहाँ पे नाम रहता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, कि बेसिकली वी सेल्फ असेस कि हमारी इनकम क्या है, हमें जो दिखाना है हम वो दिखाते हैं, जो 26 AS में आता है या जो AIS में आता है या फिर जो TIS में आता है। और भी बाकी चीज़ें अगर कुछ रहती है तो अपने हिसाब से हम दिखा के उसको फाइल कर देते हैं। बट दैट इज़ नॉट वेयर द चैप्टर एंड्स। वहाँ सब चीज़ ख़त्म नहीं होता है, उसके बाद आपको वेट करना रहता है 143(1) का, और ये हर किसी केस में आता है, ठीक है। ये अगर नहीं आया है तो अभी आपका इनकम टैक्स कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इनकम टैक्स फाइलिंग इज़ नॉट द लास्ट स्टेप, ई वेरिफिकेशन इज़ इवन नॉट द लास्ट स्टेप इज़ रिसीविंग दिस इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1). तो अगर ये आपके पास आया है तो आपको इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है एंड कन्फर्म करनी है कि चलो आपका ITR फाइनली प्रोसेस हो चुका है। या अगर नहीं आई है तो आपको चेक करना है, इनकम टैक्स में टिकट रेज करना है, या फिर अगर प्रोसेसिंग का स्टेज में है तो मेक श्योर करना है कि आ जाए। क्योंकि जब तक ये नहीं आता है तब तक एक तो आपका ITR जो है रिफंड अगर बन रहा है तो वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा, नहीं आएगा आपके पास। और कभी भी कुछ भी डिमांड भी आ सकता है या कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको ये चाहिए। अब सपोज आपके पास ये आया है तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होती हैं वो ध्यान देना है। तो जब भी आपके पास आए पहले आप चेक कर लो नाम, डिटेल वगैरह जो भी है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। फिर असेसमेंट ईयर चेक कर लीजिए, आपकी जो असेसमेंट ईयर आया हुआ है उसके रिलेटेड है। बहुत बार ये 2 साल बाद भी आती है, 3 साल बाद भी आती है, तो आप एक गलती से ये कन्फ्यूज़न में ना रहे कि ये तो पिछले साल की है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है असेसमेंट ईयर 22-23, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 की है। ये आपकी इनकम टैक्स की एक्नॉलेजमेंट नंबर थी जिसके रेफरेंस में आई है। अब अगर बहुत बार क्या रहता है कि लोग 2 बार ITR फाइल कर देते हैं। 2 बार मतलब कि एक बार आपने फाइल करा, फिर उसमें कुछ चीज़ें पेंडिंग थी या फिर कुछ रिविज़न करना था, तो आपने अपनी ITR रिवाइज कर दी। तो हो सकता है कि इंटीमेशन आपके पहले वाले रिटर्न के लिए आया हुआ है कि जो कि आपने E-वेरीफाई तो कर दिया था बट उसके बाद आपने रिवाइज कर दिया था। तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि फाइनल वाली ITR जब वो प्रोसेस करेंगे फिर वो देखना है आपको। तो ये एक बार आपको वेरीफाई कर लेना है। और कुछ अगर डिमांड वगैरह रहता है या कुछ भी रहता है तो ये आपका एक डिमांड आइडेंटिफिकेशन नंबर बन जाता है जिसके बिहाफ पे आप पे कर सकते हैं। एंड पैन नंबर तो है ही। तो आपको चेक कर लेना कि आपका ITR जो पहले तो किस फाइनेंशियल ईयर के लिए है। आप जब वो चेक कर लेंगे उसके बाद यहाँ आपको देखना है कि क्या है। यहाँ आ रहा है कि योर रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 हैज़ बीन प्रोसेस्ड, देयर इज़ नो पेमेंट ड्यू। मतलब कि इसके केस में ITR प्रोसेस हो चुकी है, कोई ड्यू नहीं है, कोई रिफंड नहीं है, चैप्टर हैज़ बीन फाइनली क्लोज। तो इसमें सब चीज़ें खत्म है। बट अगर आपके केस में आ रहा है कि देयर इज़ अ टैक्स ड्यू या देयर इज़ अ टैक्स रिफंड, तो दोनों केस में क्या करना है। पहला हम बात करते हैं कि देयर इज़ अ टैक्स रिफंड। तो इस इंटीमेशन आने के बाद यूजुअली 15 से 20 दिन में आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए इनकम टैक्स रिफंड वाले। अगर नहीं आया हुआ है तो आपको अपने इनकम टैक्स के साइट पे जाके चेक करना है कि रिफंड का स्टेटस क्या है। वो आप अपने इनकम टैक्स के अकाउंट में लॉगिन करेंगे और E-फाइलिंग में जाके जो आपका रहता है ITR स्पेसिफिक, वहाँ जाके चेक करेंगे क्या स्टेटस है, इनिशिएटेड रिफंड है या फिर सेंड टू बैंकर है। सेंड टू बैंकर हो चुका है तो मतलब कि फिर आपको बैंक के पास जा चुका है और 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। और बैंक वैलिडेशन आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि इनकम टैक्स के पोर्टल में ही जाके आपको बैंक अकाउंट की डिटेल जो है, प्रोफाइल में आप जाएंगे, आप इनकम टैक्स में जाएंगे, प्रोफाइल में जाएंगे, फिर वहाँ पे जाके और आप इनकम टैक्स की वैलिडेशन का भी स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं कि क्या है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कहाँ चेक करना है। क्योंकि बहुत बार क्या रहता है कि आप सब चीज़ अगर कर देंगे और उसके बाद इनकम टैक्स की अकाउंट ही वैलिडेटेड नहीं है आपका, सॉरी बैंक अकाउंट वैलिडेटेड नहीं है आपका, तो फिर वो रिफंड आने में इशू आ सकता है। तो आप ऐसे लॉगिन कर लेंगे, फिर देखिए यहाँ आ रहा ऑप्शन आपका अपडेट का, आप जाएंगे अपडेट में और यहाँ आप ऐसे चेक कर पाएंगे। आपके केस में यहाँ इनकम टैक्स का आ जाएगा कि वैलिडेटेड है या नहीं। मेक श्योर कि एलिजिबल फॉर रिफंड एंड वैलिडेटेड ऐसे करके आ जाए और आपका एटलीस्ट कोई भी एक बैंक उसमें वैलिडेटेड हो।
नोटेड हो, नहीं तो अगर वो रिफ़ंड प्रोसेस हो भी गया तो वो फेल हो जाएगा और फिर आपको वापस से रिफ़ंड रीइशू करवाना पड़ेगा। रिफ़ंड रीइशू करवाने के लिए फिर आपको सर्विसेज में जाके ये रिफ़ंड रीइशू में जाना पड़ेगा, यहाँ क्रिएट रिफ़ंड रीइशू करना पड़ेगा, फिर आपके नए बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी पड़ेगी, फिर जाके वो प्रोसेस होगा। तो रिफ़ंड के केस में आप पहले जाके अपना बैंक वैलिडेशन वगैरह सब चीज़ें चेक कर लें ताकि आपको उसके वजह से इशू ना आए। अब अगर आपका आ रहा है देयर इज़ नो पेमेंट, देयर इज़ टैक्स ड्यू, या फिर कोई भी टैक्स पेमेंट आ रहा है और ये रेड में आएगा आपका, फिर तो क्या करना है, तो आपको ये दोनों कॉलम्स को कंपेयर करना है। ये है कि एज प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर, ये है एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143(1). बेसिकली ये 143(1) जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में सीपीसी ऑटोमेटेड ही भेज देता है जब सिस्टम जनरेटेड चीज़ें होती हैं, जब वो वेरीफाई करता है आपके इनकम टैक्स की रिटर्न को अपने बेसिक डिटेल से जो उनके पास में रहती है। फिर आपको यहाँ कंपेयर करना है कि दोनों चीज़ों में कहीं क्या कोई वेरिएंस है क्या, आपने जो इनकम दिखाया है या फिर आपने जो डिडक्शंस दिखाई है, जो आपने टीडीएस क्लेम करा हुआ है, उन सब में कोई भी अगर वेरिएंस है तो आपको वो देखना है कि क्यों है। बहुत बार ऐसा होता है कि टीडीएस क्लेम आपने करा हुआ है एज पर 26 AS बस, बट वो कम दे देते हैं कि आपका इतना टीडीएस नहीं क्लेम है। अब वो किस रीज़न से देते हैं वो तो है नहीं पता। उस केस में जाके आपको फिर सर्विसेज में ही जाके आपको रेक्टिफिकेशन या फिर टैक्स क्रेडिट मिसमैच, ये टैक्स क्रेडिट मिसमैच, यहाँ आपको जाके वो चूज़ करना है, आपका असेसमेंट ईयर जो भी है, फिर आपको करना है सबमिट, और जो भी एक्चुअल है रीज़न विद डिटेल्स सपोर्टिंग्स आपको वो डालने पड़ेंगे, तो वो आप डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ जहाँ भी मिसमैच है तो वो देखना है, अगर इनकम की डिटेल में आ रही है मिसमैच, अगर वो कुछ एक्सपेंसेस को डिसअलाउ कर रहे हैं तो आपको चेक करना है कि क्यों है। अगर वो किसी इनकम को ऐड बैक, अगर कुछ इनकम को बढ़ा रहे हैं, या फिर आपने सपोज 26 AS में बैंक इंटरेस्ट आ रहा था बट आपने वो नहीं दिखाया था, ऐसे करके जो भी चीज़ें हैं, तो आइदर यू हैव टू एक्सेप्ट और यू हैव टू डिसएग्री। वो करने का ऑप्शन कहाँ आएगा, वो करने का ऑप्शन आएगा आपका पेंडिंग एक्शंस में जाके वर्क लिस्ट, या फिर ई प्रोसीडिंग, या रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, इन तीनों में से कहीं भी एक जगह आएगा। वहाँ पे जाके उसको आपको जो भी इंटीमेशन आया उसके 30 डेज़ के अंदर में रिस्पॉन्ड करना रहता है, नहीं तो फिर आपका वो टाइम लैप्स हो जाता है एंड फिर आपकी वो किसी और ईयर से रिफंड से एडजस्ट हो जाएगी पैसे। मतलब अगर इस साल सपोज आपका इस साल में आपने वो नहीं पे किया, अगर नेक्स्ट ईयर की आप रिटर्न जब भी फाइल करेंगे और वहाँ रिफंड बन रहा है तो वो पहले यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। अब इनकम टैक्स के लॉ में ये चीज़ आ चुकी है कि अगर आपका किसी भी साल में डिमांड है और आप किसी भी साल में नेक्स्ट ईयर में रिफ़ंड क्लेम करना चाह रहे हैं, तो पहले वो उस डिमांड से एडजस्ट होगा, फिर आपको वो रिफ़ंड मिलेगा। तो मेक श्योर आप जाके पहले उसको अपडेट कर लें, चेक कर लें और फिर उसको फाइल करवाएं। फिर आपको यहाँ चेक करना है कि नेट अमाउंट पेबल या क्यों आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि वो जेन्युइन है, सब सही है, फिर आपको नीचे ही जाके यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप कर पाएंगे पे। आपको वेरिएंस की डिटेल यहाँ पे आ जाएंगी, किस हेड्स ऑफ इनकम में है, क्या है नहीं है। इस केस में तो खैर सारी चीज़ें ही कुछ है नहीं, इसीलिए मैंने आपको फॉर एग्जांपल लिखा है। आपके केस में जो भी मिसमैच का आएगा रीज़न, वो आपको मैंने कहा आप कैसे उसको सॉर्ट कर सकते हो। इंटरेस्ट के लिए भी बहुत बार आ सकता है कि आपने इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ABC कम कैलकुलेट करके पे किया होगा और इनकम टैक्स वाले थोड़ा सा ज़्यादा या फिर एक्चुअल कैलकुलेट करके आपको देंगे, तो वो भी बैलेंस रहेगा, आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपका पेमेंट आता है तो आपको यहीं पे पे का ऑप्शन एक आता है बटन, क्लिक टू पे, वो करते ही आपको एक ऑटोमेटेड PDF से जाएगा, लिंक करेंगे आप फॉलो, तो आपको इनकम टैक्स अकाउंट में ही लेके जाएगा, चालान वगैरह ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा और आपको वो पे कर देना है। तो इन तीनों केसेस में से जो भी केस आता है उसके बाद आप जब इसको ITR को फाइनली प्रोसेस कर देते हैं तो जाके वो केस क्लोज होता है, आपका इनकम टैक्स की इनकम टैक्स फाइलिंग फाइनली कंप्लीट होती है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो आप जिस लैंग्वेज में भी कंफर्टेबल हैं आप उसको पढ़ सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये था कि इनकम टैक्स फाइलिंग इज़ नॉट द लास्ट स्टेज, 143(1) इज़ द लास्ट स्टेज। और ऐसा नहीं है इसके बाद कुछ नहीं आएगा, हो सकता है 7 से 8 साल तक इनकम टैक्स की डिमांड या नोटिस अगर कुछ भी वेरिएंस है बाद में भी आ ही सकती है, बट दिस इज़ फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। थिंक टैक्स आज।